हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। यूट्यूब के इस मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उसमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मैं आपके साथ लगातार रूबरू हो रहा हूँ। 1-to-1 सेशन में लगातार हमारे सत्र चल रहे हैं। मॉक इंटरव्यू लेता हूँ। उस दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती आती है और जो ज़्यादातर विद्यार्थी मेरे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं, घर पे आते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनका एक सबसे अहम सवाल होता है। वो सवाल होता है कि हम हमारे विषय की तैयारी कैसे करें। सच भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर चूँकि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर आपको लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ही अपने विषय की तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। कोई ये कहे कि विषय की तैयारी कमज़ोर होगी तो चल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तैयारी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने चूँकि एक पूरा टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है, आप कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में आए हो और इंटरव्यू के भीतर ऐसी कोई चीज़ पूछी जाती हो जो आपने तैयारी नहीं की हो, ये भी मेरी समझ से बाहर है। दिक्कत कहाँ आ रही है, जो मैं समझ पाया हूँ स्टूडेंट से जो मैं रूबरू हुआ, मेरे लिए भी ये बड़ा सवाल था कि वो स्टूडेंट जो लगातार कितनी किताबें पढ़े हैं, इस टेस्ट को पास किया है और अभी भी कह रहा है कि मेरी तैयारी कमज़ोर है। दिक्कत जो है वो इस जगह है, जो मुझे महसूस हुआ है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स ने तैयारी की है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे तैयारी की है। और इंटरव्यू में तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सवाल के भीतर फिर सवाल, सवाल के भीतर सवाल, और उन सवालों का उत्तर ऑब्जेक्टिव की तरह कोई डेटाबेस या कोई फैक्ट तो नहीं हो सकता। एक दो सवाल हो सकते हैं फैक्चुअल भी, लेकिन ज़्यादातर जो आंसर्स होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब दूसरे विषयों और समसामयिकी से जोड़ती हुई चीज़ों को लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है। तो दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स की तैयारी जो अब तक की वो एक जगह की, और ये आप उसमें इंटरव्यू में उनको दूसरी तरह का अनुभव सामना करना पड़ रहा। तो ये चुनौती है। तो इस चुनौती का कैसे सामना करें, ये बड़ा सवाल है। क्या पूरे विषय को ही पढ़ा जाए कि पूरी की पूरी जो तैयारी की उन नोट्सों को लेकर दोबारा पढ़े, ये भी बड़ा सवाल है। अगर उनको ही पढ़ करके फिर इंटरव्यू देना है तो फिर इंटरव्यू की तैयारी क्या हुई। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। UG के पेपर में कौन से कितने पेपर पढ़े, करंट कितना पढ़े, तो इस तरह के सवाल थोड़े से हैं। मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों का थोड़ा सा जवाब निकाले, आपको थोड़ी सी राह आसान करें। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं जो बताऊंगा वो कोई एब्सोल्यूट ही ट्रूथ हो, लेकिन ये ज़रूर है कि एक लंबा अनुभव है, लगातार आपके साथ रूबरू होता हूँ, तो मैं एक कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादातर जिज्ञासाओं को शांत करते हुए आपकी तैयारी को एक निश्चित दिशा दूँ। आपको जो जो उसमें से ठीक लगे वो ले लीजिए, रख लीजिए, जो ठीक नहीं लगे उनको छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से मैं आपको कुछ बातें, कुछ सवाल मैंने लिखे भी हैं, उनको मैं जवाब थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहली बात है वो ये आती है कि विषय के किस क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं। अब आप क्या हो रहे हो कि सारा विषय ही तैयार करने के लग रहे हो। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि कुछ मेरे साथी लोग जो इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं वो पूरा विषय दोबारा से पढ़ाने लग जाते हैं, या स्टूडेंट कहता है विषय की क्लास लगाओ। ऐसा संभव होता है क्या? आप पूरा पढ़ के आए हो विषय की क्लास, और विषय अब आपको कोई टीचर पढ़ाएगा। फिर आप तैयारी जो पूरा एक एग्जाम पास किया आपने, उसका क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट है, किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू किस जगह होगा, अगर मैं उससे बात करता हूँ, उसके विषय का मैं नहीं हूँ, तो भी मैं 90% बता सकता हूँ कि आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू आपके विषय में ये होगा। बहुत क्लियर होता है। कोई भी इंटरव्यू में कभी भी जो इंटरव्यू करता होते हैं वो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपसे कुछ अलग ऐसी चीज़ पूछे जो आपको नहीं आती हो। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपसे बातचीत के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना। इसलिए बहुत क्लियर रहिए, आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता जो आपको नहीं आए या ऐसी जगह से जहां आपकी तैयारी नहीं हो। हमेशा साक्षात्कारकर्ता ऐसी जगह तलाशता है, आपका बायोडेटा देखता है और ऐसी जगह तलाशता है जो आपका अपना क्षेत्र और जिस पे आप बात कर सकते हो। तो वो एरिया बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू का एरिया कौन कौन सा है, जिसमें इंटरव्यू करता जो आपसे सबसे पहले देखेगा तो किस एरिया में लेगा। ये आपको सबसे स्पष्ट और क्लियर समझ होनी चाहिए। मित्रों, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैंने तो कितने इंटरव्यू दिए थे,
नहीं है। मैंने 13-14 इंटरव्यू दिए थे, उनका मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट के दिनों में जो लास्ट के इंटरव्यूज मेरे होते थे, उसमें मुझे महसूस हुआ इंटरव्यू का भय खत्म हो गया था। मुझे पता था ये सवाल पूछे जाएंगे, इस जगह से सवाल होंगे, ये आंसर होंगे, मतलब मेरा एरिया ऑफ इंटरव्यू फिक्स था। तो ऐसे आप लोगों का भी बिल्कुल फिक्स है, उसको पहचानना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका बायोडाटा देखते हैं। बायोडाटा में इस असिस्टेंट प्रोफेसर में तो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या सर्च करना चाह रहे होंगे। पहली चीज, अगर आपके पहला पॉइंट बहुत स्पष्ट है, अगर आपकी पीएचडी है, नहीं है, हो चुकी है या रनिंग है। अगर ये है तो बहुत क्लियर है कि विषय के भीतर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पीएचडी का एरिया और उससे जुड़े हुए सवाल, क्योंकि उसका लिटरेचर आपने पढ़ा है, उस पर आपने डेटा कलेक्ट किया है या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस प्रक्रिया के भीतर हो। तो साक्षात्कार बोर्ड ये समझता है कि ये एक आपका एरिया है जिस पे आपसे बात की जा सकती है, और अगर आप उसमें जवाब नहीं दे पाओ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एक, अगर आपकी पीएचडी है तो वो सबसे पहले इसको तलाशते हैं। अब मान लो कि आपकी पीएचडी नहीं है, और अगर पीएचडी है और उसके जवाब नहीं दे पाए तो क्या होता है? ये दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। तो अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो फिर दो परिस्थितियां होती है, हमेशा 99% तक यही होता है। पहली चीज़ तो खुद जो तीन इंटरव्यू बोर्ड में, 3 आरपीएससी में 3 होते हैं अलग अलग पीएससीज में। मेरे पास बिहार से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से भी कॉल आ रहे हैं और वो भी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे से, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर रखा है। तो क्या होता है, कभी 3 होते हैं, कभी 4। तो एक जो बीच का तो आरपीएससी या पीएससी का मेंबर है या चेयरमैन है, बाकी 2 या 3 एक्सपर्ट होते हैं। तो जैसे एक्सपर्ट के पास में जाता है, वो साफ साफ एक्सपर्ट आपसे पूछता है क्या पढ़ के आए हो, कौन सा क्षेत्र तैयार है, आप इस सब्जेक्ट में से किस पे आपसे बात करें, मतलब आपको प्रपोजल देता है। और उस समय आपको जो अपना सबसे इंटरेस्ट का एरिया हो, सबसे बढ़िया तैयार एरिया हो, वो बता देना चाहिए। ये जवाब कि सर कहीं से भी पूछ लो, मैं उसे उचित नहीं समझता। मैं नहीं, साक्षात्कार बोर्ड भी उसे अच्छा नहीं मानता कि कहीं से भी पूछ लो। मतलब आपको एक प्रपोजल दिया बात करने के लिए और आप कहते हो कहीं से भी पूछ लो, आप अपनी इतनी बड़ी विद्वता दिखा रहे हो। नहीं, आप कहिए विनम्रता से, सर वैसे तो मेरा ये सब्जेक्ट को मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन इस एरिया की तैयारी, इस एरिया पे अगर मुझसे बात की जाए तो निश्चित तौर पे मैं ज़्यादा कंफर्ट हूँगा। तो एक एरिया आप दे सकते हो। तो दूसरा है कि आपसे स्वयं से पूछे कि कौन सा है, और इसका जरूर जवाब देना चाहिए कि ये एक एरिया है। और मैं, मेरी तैयारी कर रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनको स्पष्ट सलाह देता हूँ, कम से कम अपने सब्जेक्ट में 5-6, एक टॉपिक नहीं, 5 टॉपिक ऐसे रखो जिन पे आप घंटे भर तक बोल सकते हो, जिनको आप एनालिटिकल तरह से आप डीप में बात करे हो, डीप में जाकर के आप हर तरह के सवालों का सामना कर सकते हो। ऐसे 5 एरिया तलाश करो, और उन्हीं 5 एरियाज में आप क्या करेंगे, टीचिंग करवाएंगे, जो बोर्ड टीचिंग का आपने प्लान कर रखा है। कोई एक, अगर एक के लिए मना कर दिया तो दूसरा होता है कि आपसे स्वयं से पूछ लेते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, वो है कि आपके लिए एरिया तलाशने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास पीजी के अंदर, ये जो पीजी है, इस पीजी के अंदर आपके ऐच्छिक विषय, जिसे ऑप्शनल पेपर कहते हैं, ऐच्छिक विषय कौन से थे, और उन ऐच्छिक विषय में कौन सा विषय पसंद है, ये पूछ लेते हैं, ये ऐच्छिक विषय कौन से। तो ऐच्छिक विषय का मतलब है कि वो आपने अपनी चॉइस से लिया। हमेशा पीजी के भीतर कुछ पेपर कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो ऐच्छिक है तो फिर वहां से आपका शुरू हो जाता है, मतलब इंटरव्यू की शुरुआत इस तरह से होती है। दूसरे या तीसरे एक्सपर्ट के पास में जो जाता है आरपीएससी में, दूसरा एक्सपर्ट के पास में, दूसरा एक्सपर्ट 2 तरह से बात ले सकता है एरिया को। एक, जो पहले एक्सपर्ट के पास में जो आप जवाब दे रहे थे, उन जवाबों के भीतर क्या बड़ी खामी रह गई, कोई गैप रह गया हो, तो दूसरा एक्सपर्ट उसको ले लेता है। या फिर आपके बायोडाटा से देख लेते हैं कि इस एरिया से पूछ ले, मैं क्यों नहीं इस एरिया से सवाल पूछो। तो ये 3 वजह होती है। 3 वजह के साथ साथ चौथी चीज और होती है जो स्वाभाविक तौर पे है। जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे सब्जेक्ट का, इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूँ, तो हर जो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसरी मोस्टली एक्सपर्ट के तौर पर होते हैं, उनका अपना एक स्पेशलाइजेशन का एरिया होता है।
तो ये आपका चांस की बात है कि स्वयं एक्सपर्ट का जो है स्वयं पैनल जो एक्सपर्ट है, स्वयं पैनल एक्सपर्ट का विशेषज्ञता भी मायने रखती है। अगर वो आपसे लिंक हो रही है तो निश्चित तौर पर ये भी एक एरिया होता है और ये चांस की बात होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू में 90% संभावना वही है जो अगर आप पहचानते हो, अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, अगर मुझसे बात करते हो तो मैं बता सकता हूँ ये आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू रहेगा। पहला सवाल का जवाब। दूसरा आता है, फिर इसी में एक दूसरी चुनौती आती है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इसमें किस तरह के सवाल रहते हैं, कैसे सवाल होते हैं। तो आप देखिए सवाल पूछने का भी एक क्रम होता है। सवाल क्या है? एक बातचीत है। तो सवाल में क्या रहता है इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले एक छोटा सा सरल सा सवाल, जैसे आपने कहा कि मेरा एरिया ऑफ इंटरव्यू ये है, ये वाला बताओ। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि न्याय, पॉलिटिकल साइंस वाले या फिलोसफी वाले कहे कि न्याय, तो बताइए न्याय क्या है, जॉन रोल्स का न्याय क्या है। अब जॉन रोल्स के न्याय में फिर जाके वो सवाल जो उसका आता है, आपके जवाब के भीतर से फिर एक सवाल क्रिएट होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल पूछते हैं। उस सिंपल क्वेश्चन के आपका जवाब कैसे होता है, उस जवाब में अगर आपने कुछ अच्छी पॉइंट डाल दिए हैं, अगर आपने उसको ललचाया है कि यहाँ से मेरे अच्छे पॉइंट है, तो दूसरा क्वेश्चन उस जगह से आता है जहाँ आपका जवाब है, उस जवाब में या तो लेक्यून है, कोई वैक्यूम, ऐसी कोई चीज़ है जो आपसे वो सहमत नहीं है, या आप गलत हो, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ वो आपको ले जाना चाह रहा हो। तो एक सिलसिला शुरू होता है और बेहतरीन इंटरव्यू वही माना जाता है कि जहाँ आप एक सवाल से दूसरा सवाल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और आप सबको संतुष्ट करते हुए बड़ा अच्छे से एक अच्छी चर्चा करते हुए, संतुष्ट तो क्या, एक अच्छी चर्चा करते हुए आप आगे बढ़ते हो। ये कई बार जब साक्षात्कार देके आते हैं, मैं देखता हूँ विद्यार्थी कहते हैं मेरे से 20 सवाल पूछे और मैंने 20 का 20 सही जवाब दे दिया और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये तो साफ है, 20 का 20 जवाब देना कोई इंटरव्यू में सिलेक्शन का पैरामीटर थोड़ी है। ये तो आप टेस्ट एग्जाम पास करके आए हो ना। कोई फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ रहे हैं मतलब आपको सीरियस ही नहीं ले रहे। जरूरी है कि आप सवाल के भीतर सवाल आ रहा है, आपके आंसर में कितनी डेप्थ है, ये जरूरी है। इसीलिए आपको अपने एनालिटिकल पावर, विषय में जो अपनी एनालिटिकल जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसको डेवलप करना चाहिए। और किसी भी जो टॉपिक होता है उसके कंटेंट तो आपको मोटा मोटा पता है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत। उसके एंडिंग पार्ट पे जाके उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसका कंक्लूजन, उसकी रेलेवेंस, ये 4 चीज़ों पे आप सोचो, कंटेंट तलाशो, खुद भी सोचो, खुद भी उस पर थिंकिंग करो उस पर। तो ये होते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसका मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ आपके सामने रखा। एक और चीज़ आती है कि यदि आप लगातार जवाब नहीं आ रहे, मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगातार जवाब ही ना आ रहे हो। पहला सवाल पूछा, जवाब नहीं है, सॉरी सर। दूसरा सवाल पूछा, जवाब नहीं है, सॉरी सर। और तीसरे सवाल तक तो आप घबरा चुके होते हो। नहीं, पहली चीज़ तो यह है कि जवाब नहीं आना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जैसे आपके पीएचडी का पार्ट है, उससे पूछा बताओ आपने कौन सा सैंपल साइज क्या थी आपकी, आपसे पूछे आपकी हाइपोथेसिस क्या थी और आप कहो सॉरी सर। नो 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 नो, यहाँ कोई सॉरी नहीं चलने वाली है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ सॉरी चल जाती है, कहाँ जहाँ फैक्चुअल चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ सॉरी का कोई मतलब आप फिर सीरियस ही नहीं हो। ये सॉरी का मतलब भी ये नहीं है कि कोई कहे कि आप 4 बार सॉरी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू और एपी का इंटरव्यू दोनों बिल्कुल, आप इनका कहीं तुलना ही नहीं है। इसलिए आप इस इंटरव्यू की तैयारी में अपना एक माइंड सेट करो, अपनी एक प्रिपरेशन करो, हर पार्ट पे काम करो। तो अगर लगातार मान लो आपको जवाब नहीं आ रहे हैं, तो मेरा अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत क्लियरली इंटरव्यू बोर्ड को ये कह देना चाहिए, सर मेरी इस जगह थोड़ी कम तैयारी है, मैंने इसे देखना भूल गया, या एक लंबा समय हो गया एग्जाम के बाद मैंने इस क्षेत्र को टच नहीं किया, सर माफ़ी चाहूँगा मेरा ये क्षेत्र थोड़ा अभी तैयार नहीं है। यदि आप बेहतर समझे और आप उचित समझे तो ये क्षेत्र तैयार है। तो एक बहुत सही चीज़ ये है कि अगर आप लगातार आप फंसते जा रहे हैं और आप ना सॉरी कर रहे हैं, इससे बनिस्बत है कि आप
ये दूसरा रास्ता अपना करके अपना इंटरव्यू बोर्ड को एक एरिया दो कि ये मेरे लिए एक सुटेबल क्षेत्र है जहां आप बात कर सकते हैं। मेरा सजेशन जो मैंने महसूस किया वो ये है। एक और चीज आती है, वो आती है कि यदि सवालों का सिलसिला ऐसी जगह शुरू हो जाए, मान लो जहां आपकी तैयारी कमजोर है या आप फंस गए हो, नहीं तो क्या करें ऐसे, मतलब ऐसी हो गया कि आपको लगता है कि अब यहां से ही सवाल पूछना था कि यही तो तैयार नहीं किया। और इंटरव्यू में तैयारी क्या क्या करोगे, कोई विषय के कितने पार्ट होते हैं, और आपको समझ पता है कि वो जो सिलेबस आपने पढ़ा है एपी में, इंटरव्यू करता के लिए तो वो सिलेबस मायने ही नहीं रखता है। उस विषय में उसके कितने डिसिप्लिन और पता है और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए सिलेबस बुक इनसे नहीं होगा काम ना। आपको 4-5 एरिया बहुत मजबूत तरीके से रखने हैं, 4-5 एरिया। वो कौन से, वो भी मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन वो एरिया जब आप रखते हो, लेकिन ऐसी जगह से सवाल सिलसिला शुरू हो गया, आप तो सोच के गए थे कि मेरे को यहाँ से आए तो मैं बिल्कुल अच्छे छक्के फोड़ दूंगा। तरीका है इसका भी, तरीका यह है कि आपसे कोई सवाल पूछा नहीं है और आपको लगता है कि ये एरिया की बजाय अगर इस एरिया में आपका इंटरव्यू होता तो ज़्यादा बढ़िया है। एक ट्रिक डेवलप करनी पड़ती है लगातार प्रैक्टिस से। वो ये होता है कि आप अपने जवाब में उन कंटेंट और इश्यूज को लेके आओ जो आपके मजबूत तैयार है। जैसे मान लीजिए कि नारीवादिक बहुत अच्छा टॉपिक, आपने उस पर खूब काम किया है, आप चाहते हो कि मेरा इसमें इंटरव्यू हो। तो मान लीजिए कि कोई सवाल पूछा, न्याय का सवाल पूछा, आप कहो कि सर वो से तो सब कुछ ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सब ठीक है, लैंगिक आजकल लैंगिक न्याय का भी एक क्षेत्र उभर रहा है जिस पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगला सवाल की संभावना हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको अच्छा लैंगिक न्याय क्या होता है, तो फिर आप उसको फेमिनिज्म पे लेके चले जाओ। तो अपने इंटरव्यू को क्या दिशा देनी है। मेरे गुरु थे प्रोफेसर पीडी शर्मा जी, वो अब तो नहीं रहे। वो मुझे इंटरव्यू की बहुत तैयारी करवाते थे, ऐसे बैठ के मैंने उनसे काफ़ी सीखा। विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ मैंने सिविल के यूपीएससी के कई इंटरव्यू में मेरा एक था उनसे संवाद, और वो मुझे इस तरह के ट्रिक, क्योंकि वो लंबे समय तक यूपीएससी के बोर्ड में बड़ी बड़ी यूजीसी के बोर्ड में रहे, तो वो ट्रिक मुझे समझाते थे उस समय। और मैंने ऐसी बेहतरीन प्रैक्टिस की थी कि बाद में तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं ये हो गया तो यहाँ पे लेके आ जाऊँ। तो मैं आपको भी बताता हूँ ये बात, और मैं मेरे सेशन जो चलते हैं उनमें बारीकी से इन चीज़ों को सिखाता भी हूँ, इन पे बात भी करता हूँ। और मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। आप मेरे से सुन लिए और आप उसकी जाके वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, ना उल्टा पड़ जाएगा। अधूरी तैयारी तो आपको ज़्यादा मारती है। तो प्रैक्टिस करो इसकी, और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे पास आते हो तो मैं निश्चित तौर पे मेरे प्लेटफॉर्म पे तो करवाता हूँ आप लोगों को। तो ये एक पार्ट है। अब लास्ट में कुछ चीज़ें और है। अपने उत्तर में विश्लेषण या अंतर अनुसंधान, जैसे मैंने बार बार कहा कि इंटरडिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए या एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। वैसे तो सवालों का जो सिलसिला होगा उसमें भी कुछ ऐसे सवाल ही एनालिटिकली पूछते हैं। देखिए ध्यान रखिए इस बात का, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपकी दृष्टि, जब सवाल पूछ रहे हैं उस समय की बता रहा हूँ, आपकी दृष्टि उनकी आंखों में, जब वो पूछ रहे हैं उनकी आंखों में देखो, और आंखों में देखते हुए अब थोड़ा ये भी प्रैक्टिस करो कि आखिर वो जानना क्या चाहता है। कई बार आप उत्तर देने के लिए उत्तर दे रहे होते हो, लेकिन सवाल का इसेंस आपको पकड़ में नहीं आता। बहुत गौर से थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनो, समझने का प्रयास करो। उत्तर देने से पहले थोड़े माइंड को ब्रेक दो और फिर ये समझने की कोशिश करो कि ये जानना चाहता, और फिर उसके इर्द गिर्द अपना उत्तर बुनो। अब ऐसी संभावना हो गई कि जो इंटरव्यू करता है वो आपके आंसर से संतुष्टि नहीं हो रहे, आप बड़ा अनकंफर्ट हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ और कर सकते हो, वो कर सकते हो अपने आंसर के थोड़े डायमेंशन, 3-4 डायमेंशन पे उसको लेके चले जाओ। तो उन्हें ये लगेगा कि अच्छा इसको इतने डायमेंशन पता है, मैंने तो एक चीज़ पूछनी चाहिए थी। तो ये भी एक तरीका होता है। इंटरडिसिप्लिन अप्रोच और आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कैसे की जाए, तो इसके 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, पहला मैं 2 की जगह 3 तरीके हैं, नहीं। नंबर 1 तरीका, किसी भी पुस्तक में टॉपिक का जो एंडिंग पार्ट है अलग अलग आप जाइए, और टेक्स्ट बुक में जाइए। ये आप नोट्सों में तो ये नहीं मिलेगा, कम से कम 2-4 लाइनें हो सकती है, और उसके पार्ट पे आपको कुछ उसका पक्ष विपक्ष और प्रासंगिकता मिलेगी। नंबर 1 तरीका। नंबर 2 जो तरीका है वो है कि कुछ इंटरनेट की मदद लीजिए डायरेक्टली।
रेलेवेंस ऑफ ये रेलेवेंस, तो आपको कई इंटरनेट पे उसके पक्ष विपक्ष आपको दिखाएगा, कुछ जर्नल्स आपके सामने आ जाएंगे, वहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स को लो। लेकिन पॉइंट्स लेने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आपको प्रेजेंट करना है। तो ज़रूरी है कि जो जो पॉइंट्स आप लो उनको आप थिंकिंग करो, और जैसे आप थिंकिंग प्रोसीजर में डालोगे कुछ नई चीज़ आपके भीतर से सृजित होगी। फिर ये ध्यान रखना, और जो आपका सृजन है वो सबसे बेहतरीन तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान, जो मेरा अपना सृजन है उसको प्रेजेंट करते हुए मेरा कॉन्फिडेंस अलग रहता है। और लास्ट वो है, आप अपने विशेषज्ञ, सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करो। आपके यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कोई प्रोफेसर है, कभी उनके पास जाके बैठो, सिर्फ बैठो और कुछ सब्जेक्ट पे चर्चा करो कि मेरा ये टॉपिक है सर, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनसे हम रूबरू होने का मौका देते हैं। आपका मॉक खत्म होता है, उसके बाद में कुछ कि सर इसका क्या जवाब हो। तो इस तरह से एक सतत प्रक्रिया चलती है। और साथ साथ में अपने जो सहयोगी साथी है, ये मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में कुछ सहयोगी साथियों को ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आप उन टॉपिक पे उनसे संवाद करें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, हर व्यक्ति आजकल आप समझते हो कि ये थोड़ा सा व्यवस्था है ही, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता। क्यों छुपाता कि मुझे तो बता दे लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊं। जितना आप ईमानदारी से दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरा भी चीज़ें बताएगा, और जो बताएगा उसमें हो सकता है कोई एक मौलिक चीज़ ऐसी हो जो आपके भी पार्ट पे जुड़ जाए। तो इस तरह से हर टॉपिक, जो 5-6 टॉपिक आप तैयार कर रहे हो, उस पर थोड़ा डीप जाइए, पक्ष विपक्ष देखिएगा। और लास्ट मैं आ जाता हूँ, आखिरी सवाल ले लेते हैं कि एक विषय की अच्छी तैयारी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बातें तो मैंने बताई है, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो मैं और बताना चाहूँगा। एक, आपके पीजी के जो है ना, पीजी के जो पीजी के जो पेपर थे, कौन कौन से पेपर्स थे, उनको देखो आप गौर से। और अगर उसी में से यूजी भी है तो यूजी में क्या चलते थे, अगर वो पेपर यूजी में भी था तो उसे भी देखो। वो पेपर, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पीजी में और पॉलिटिकल साइंस यूजी में भी आपके था, तो पेपर्स को देखो। और पेपर्स को देखने के पश्चात उन पेपर्स के अलग अलग जो पेपर है उनकी बुक्स की लिस्ट बनाओ। और आप इस काम के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, आपके पास जो बुक है वो। बाकी मैं एक चीज़ सजेशन दूंगा आपको कि आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। आप बुक देखो, कुछ बुक को परचेज भी कर लो, अब तक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। और उनको आप मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पूरी को पढ़ना है, बहुत डीप में जाना है, लेकिन उन बुक में से कुछ चीज़ें आप, जैसे शुरुआती 2 पार्ट होता है हर बुक का, वो देखो। तो ये कुछ बुक्स लिस्ट तो ज़रूर बनाओ, क्योंकि अगर बुक लिस्ट नहीं बनाई तो आपको पूछ लिया इस विषय की आपने कौन सी बुक पढ़ी, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा। अपने विषय की बुक्स, अच्छी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक पता होना चाहिए। और अगर अच्छे जर्नल्स निकलते हैं उस विषय के, नहीं है, जैसे मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नल IIPA निकालता है, यहाँ रिपा भी निकालता है, नहीं ऐसे पॉलिटिकल साइंस का जो बड़ा इंस्टीट्यूट हो, सोशियोलॉजी का हो, जूलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, लॉ का हो, जो हर के अपने अपने एक जो सेंट्रल बड़ी इंस्टीट्यूट होती है वो जर्नल्स निकालती है, पत्रिका निकालती है, उनका नाम पता रखो। उनको पता नहीं रखना, उनको मंगवा लो तो बहुत बेहतर होता है। नहीं तो आजकल ई बुक आ जाती है, ई पत्रिका आ जाती है, वो थोड़ा सा देखना और जानना जरूरी है। अगर उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पब्लिकेशन होता है तो उसका भी पता होना चाहिए। तो एक तो ये मेरा सजेशन है। दूसरा मेरा सजेशन ये है मित्रों, जो मैं थोड़ा आपको मेरे अनुभवों से बता रहा हूँ, हर विषय के 2-3 एरिया जरूर पूछे जाते हैं। ये तो हर किसी से, एक किसी भी विषय की, कोई भी विषय है उसमें ये चीज़ जरूर पूछते हैं, उसका अर्थ आप कैसे आंसर देना चाहेंगे। ध्यान देखिए, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, अर्थ, फिर उसकी प्रकृति, उसका नेचर और उसका महत्व या प्रासंगिकता। ये किसी भी विषय के किसी भी विद्यार्थी को पता होना ही चाहिए। इन्हें डीपली आपको देखना चाहिए और बोलना क्या है ये पहले से तय कर लो। दूसरा, किसी भी विषय की, ये तो हो ही गया, फिर उसके बाद में उस विषय का विकास का मतलब हम कहेंगे उसका इवोल्यूशन, वो कैसे डेवलप हुआ है, उसकी विकास की यात्रा, जर्नी, उद्गम, जो पहला व्यक्ति है उससे लेकर के, नहीं फादर ऑफ होता ना, उससे लेकर के उस विषय की जर्नी क्या रही और फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, ये जरूर पता हो। उस जर्नी के बाद में तीसरी चीज़ होती है, हर विषय के कुछ सिद्धांत होते हैं, अप्रोचेज होते हैं,
कोई एक्सक्यूज नहीं है, पता ही होना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर उस विषय के विचारक है पता ही होना चाहिए, ये तो है ही। अब पांचवी चीज जो है वो और मैं बता देता हूं, वो है अगर कोई उस विषय से संबंधित, जो आपका विषय है उससे संबंधित जो कोई मुद्दे रहे हैं पिछले 10-15 सालों में, वो मुद्दों को सेलेक्ट कर लो, 5-6 मुद्दे क्या रहे हैं, ये तो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। मतलब अपने विषय को, किसी भी विषय को देख करके कि ये तो तैयारी हुई, बजाय आप ऐसे ही अंधी दौड़ में भाग रहे हो, उसकी बजाय ये पार्ट पे देखो, उस टेक्स्ट बुक पे मीनिंग और उनको देख करके आपको बोलना क्या है, आपने अर्थशास्त्र क्या है, इस पे आपने पूरा 50 पेज पढ़ लिया, लेकिन जब आपको बोलने की बारी आएगी तो आपको 4 लाइन में जवाब देना है, और वो सटीक होना चाहिए। उसकी खोज करो, उसके कीवर्ड तलाशो। नेचर क्या है, वो साइंस है या आर्ट है, साइंस है तो साइंस क्यों है, आर्ट है तो आर्ट क्यों है, नहीं। इसी तरह से उसकी रेलेवेंसी क्या है, बढ़ती हुई रेलेवेंसी क्या है, तो ये चीजें जरूर पता हो। इसमें तो किसी को जानना भी नहीं है, ये तो विद्यार्थी को पता ही है कि ये चीज तैयार करे, उसका विकास तैयार करे, उससे संबंधित थ्योरीज है, वो थ्योरीज को तैयार करे। विचारकों में से पूरे विचारक नहीं करते हो तो कम से कम 2-3 विचारकों को आप जरूर तैयार करें, और फिर उस विषय से संबंधित मुद्दे या उस विषय का एप्लीकेशन पार्ट, वो बात की बात है। देखिए, एक विद्यार्थी से अगर कोई साक्षात्कार करता, उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछता है, सरल सरल चीज़ें पूछता है, और वो ऐसी चीज़ें पूछता है जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस को कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, पंचायती राज से सवाल पूछ के भेज दिया और आपने सारे जवाब दे दिए, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रारंभिक तौर पर सीरियस कैंडिडेट माना ही नहीं गया। सीरियस कैंडिडेट वो होता है, या उसको हम लेते हैं जो थ्योरी पे, उस सब्जेक्ट की आत्मा पे बात करें। इसलिए अगर आपका इंटरव्यू और कहीं भी शुरू हो तो उसकी आत्मा पे जरूर लेके आओ। और इसीलिए मैं सजेशन भी देता हूँ कि स्टूडेंट को टीचिंग का जो टॉपिक चुनना चाहिए वो उसकी आत्मा पे चुनना चाहिए, ऐसी थ्योरी जिसको देख करके कोई भी लगे अच्छा ये विषय का यही विद्यार्थी है जिसकी मुझे तलाश थी। तो मित्रों, मैंने कुछ चीज़ें साझा की। अब मैं हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपसे बता देता हूँ। हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम लगातार चल रहा है, सभी विषयों का चल रहा है। सभी विषय, चूंकि विषय की सब चीज़ें है, मॉक और लास्ट का पार्ट है। बाकी इंटरव्यू में क्या होता है, जो शुरू का पार्ट है, प्रैक्टिस है, वो तो सबकी बराबर ही होगी। इसलिए हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम के 5 उसकी कड़ियाँ हैं। पहली है 1-to-1 सेशन, मतलब आपसे सबसे पहले मैं बैठ के बात करूंगा, आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू तलाशेंगे, आपके बायोडाटा के उन सवालों का जवाब तलाशते हैं, क्या जवाब होने चाहिए। आपका मॉक इंटरव्यू लेके थोड़ा देखूंगा कि आपको में मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो शुरुआती डायरेक्शन देने के लिए मुझे 1-to-1 बैठना पड़ता है। ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, आप कैसे भी है। तो हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो इंटरव्यू प्रोग्राम मित्रों, पहले तो ये सब सब्जेक्टों के लिए है, ध्यान रखिए। हम कोशिश कर रहे हैं, कोई विशेष ही 1-2 बच्चे किसी में रह गए तो अलग बात है, उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल रहा है। बाकी सभी सब्जेक्ट से हम हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए टीचर्स को हम चूँकि बुला सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है कि मुख्यतः हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-to-1 सेशन और सारी ऑफलाइन भी हो, लेकिन दूर के बच्चों के लिए यह है कि आप 1-to-1 जूम पे बैठ के भी बात कर लेते हो, मॉक इंटरव्यू जूम पे भी दे सकते हो। हाँ, बोर्ड टीचिंग के लिए ज़रूर आपको आना चाहिए। हमारी जो क्लासरूम चलेगी ओरिएंटेशन, वो आप जो ऐप पे भी, जो हमारा ऐप है उस पर आप देख सकते हो। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे है, जैसी आपको जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, बहुत फ्लेक्सिबल है। किसी स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, किसी को मुझे लगता है कि इसको बहुत कम, इसको इसी जगह ज़रूरत है तो उसको इसी हिसाब से तैयारी समय देते हैं। तो है जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसमें पहला है वो है 1-to-1 सेशन, जो मेरे से होता है। आप इसको तुरंत ही, जैसे ही आप हमारा कोर्स को एनरोल होंगे, तुरंत हमारी टीम संपर्क करती है और आपको शेड्यूल फिक्स कर देती है। उसके बाद में आपका बोर्ड टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बोर्ड टीचिंग पर जो है, आपका बोर्ड टीचिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बोर्ड टीचिंग पे हमने ग्रुप को लिया है कि ताकि कई 10 से 15 लोगों को हम इंटरेक्ट करवाएं एक दूसरे से। और इसके लिए जेनिथ जगह हमने चुनी है, और हो सकता है कुछ चेंज भी हो जाए,
परिस्थितियाँ अगर हमारी वहाँ जगह खाली नहीं रही, लेकिन आपको जगह बता दी जाएगी, वहाँ पे आपको ये बोर्ड टीचिंग और दूसरी स्किल जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसको देखेंगे। फिर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। अब ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है, इसमें हम कुछ एक्सपर्ट से आपसे मिलवाते हैं। फिर आपसे एक्सपर्ट्स मीट है कि आप अपने एक्सपर्ट से जो है, तो जो एक्सपर्ट का जो हमारा पूरा सेशन है एक्सपर्ट के साथ में, वो आपसे रूबरू टाइप का होगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो क्लासरूम टाइप का हो जाएगा। और लास्ट में हमारा मॉक इंटरव्यू जो है, वो आपका एक मॉक इंटरव्यू आपका रखवाएंगे। वो आपका जब डेट आ जाएगी उसके नज़दीक आपके एक्सपर्ट के साथ में मॉक इंटरव्यू रखवाएंगे। और अब लास्ट सवाल आता है, वो आता है कि आप हमारे यहाँ एनरोल कैसे करें। तो चूंकि अब एनरोल करने का कोई मैकेनिज्म ऐसे सीधा नहीं था, तो हमने हमारा जो ऐप है उस ऐप को एक माध्यम बनाया। 2 ऐप थी हमारे पास, सीबी कैंपस ऐप और एक ई-जेनिथ ऐप। तो सीबी कैंपस ऐप को हमने इसके लिए रखा है कुछ टेक्निकली वजह से। तो सीबी कैंपस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जाके आप क्या कर लेंगे, जाके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और सीबी कैंपस ऐप जो आपको मिलेगा, मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह से एक लोगो इसके भीतर रहेगा। आप देखें तो आपको इस तरह से ये लोगो आता है, ये आप जो है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा आपको जो ना। और फिर आप स्टोर में जाके जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का जो फुल ऑल सब्जेक्ट वाला है, वो आप उसके माध्यम से एडमिशन ले लेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये तो ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आपसे बात करनी है। तो बात करने के लिए ऐसे तो आप नेट पे भी मेरे नंबर ढूंढोगे, मिल जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे तो हमारे सबके नंबर डाल ही रखे हैं। तो मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे नंबर 9887898181 है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन पे कॉल ना करें, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। समय नहीं रहता, कितना समय इनमें देना पड़ता है। फिर तुम्हें आपके फ़ोन आने लग जाएंगे, तो मैं तो केवल काउंसलिंग ही कर पाऊंगा। तो फ़ोन पे जवाब मैं नहीं दूंगा, आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ेंगे, मैं खुद कहूँगा या मैं खुद कॉल करूँगा कि इतने बजे मैं आपसे बात कर लूँगा, इतने बजे मैं अवेलेबल हूँ, या आपकी कोई जिज्ञासा है तो मैं जवाब दे दूँगा टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। नहीं, ज़्यादा तो कुछ होती नहीं। फिर भी कोई ज़रूरत हो तो आप इन नंबरों पर, हमारे जो 7412902955, नहीं, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और आपको हमारी टीम बता देगी। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे तो सबसे पहले रूबरू में, मैं सबसे पहला प्रोग्राम ही रूबरू है जहाँ मुझे आपसे बात ही करनी है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा ही वहाँ, आपसे पर्सनली 1 to 1 बैठूंगा। इसलिए मित्रों, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो, जुड़ लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आते रहेंगे। इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं है, आपको हर पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। वो गलतियाँ, ऐसा भी नहीं कि इंटरव्यू कोई सब्जेक्ट की तैयारी करवाना है। सब्जेक्ट की तैयारी इंटरव्यू नहीं होती है। आपकी झिझक को खोलना, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, आपको आपकी बात को प्रेजेंट करना, आपको विश्लेषण क्षमता को विकसित करना, आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू को तलाशना, आपकी प्रैक्टिस को एक रूप देना, जिससे कि आप अपने आप को जाकर के प्रस्तुत कर सको। और जैसे ही झिझक दूर होती है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखते हो, अपने बात को कहने का तरीका सीखते हो। और जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सीखने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस, एक्सपर्ट से बातचीत, और जो आपकी माइनर गलतियां बार बार आप करते हो उनको कोई आइडेंटिफाई करें। तो ये मंच हमारा सीबी कैंपस का ये जो प्लेटफॉर्म और ई-जेनिथ का जो प्लेटफॉर्म है, ये उपलब्ध करवा रहा है अभी आपको। आप आइए, फिर हम मिलते हैं। सबसे पहले रूबरू कार्यक्रम में मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी सारी चीज़ें देखूंगा। तो कहने को कोई एंड नहीं है, आप शुरू कर दीजिए बिना कोई देरी किए। आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है, शुरू कर दीजिए। बाकी ज़्यादा सवाल जवाब बहुत ज़्यादा आप इस पर खूब ज़्यादा आप अंदर जाके भी क्या निकालोगे। और इंटरव्यू की तैयारी करवाना बहुत मुश्किल कामों में एक है, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट को पर्सनल समय देना पड़ रहा है। आप सोचिए, मुझे 400 बच्चों की क्लास ले लूंगा 1 घंटे में, लेकिन एक बच्चे के साथ 1 घंटा बैठना कितना मुश्किल काम होता होगा। लेकिन इसमें देना पड़ता है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता मुझे नजर नहीं आता, अगर आप वास्तव में एक सही हेल्प करना चाहते हो तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर रूबरू कार्यक्रम में। फिर हम मिलते हैं आपके साथ अन्य जो हमारे इवेंट है। थैंक यू वेरी मच।